हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आ गई है, जिसमें कुल 15 सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सेट 2 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सेट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, कौन सी मृदा रबड़ और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटराइट मृदा। क्या हो जाएगा? लेटराइट मृदा रबर और कॉफी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज एवं मसालों की कृषि की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों ननवा सेवा। क्या हो जाएगा? ननवा सेवा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों वर्तमान में नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है और यह कहाँ पर है? ये आपका मुंबई बंदरगाह को दबाव बंद कम करने के लिए जो है नवी मुंबई में खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? नेलांग घाटी दोस्तों कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेलांग घाटी दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? जिसका प्रवाह केवल भारत में है वो आपका हो जाएगा ब्यास नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यास नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ब्यास नदी पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। यह रोहतांग दर्रा के पास जो है ब्यास कुंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? रोहतांग दर्रे से निकलता है, ब्यास कुंड से निकलता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये हमको पता करना है। पहला आपका देख सकते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा आपका कह रहा है कि गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर है। ये भी सही है। दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी नदी पे है। दुग्धधारा जलप्रपात दोस्तों ये नर्मदा नदी पे है। किस पे है? मांडवी नदी पे नहीं है, ये नर्मदा नदी पे है। तो ये आपका सी जो है गलत हो जाएगा इसमें, और हमको गलत ही खोजना था। पुचिकल जलप्रपात वराही नदी पे है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, विरहदमाले की प्रमुख चोटियां का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम बताना है। दोस्तों ऊंचाई के अनुसार सही क्रम इसका बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें आपका, तो मकालू दोस्तों, मकालू सबसे पहले आ जाएगा। इसका ऊंचाई कितना है? 8481 मीटर। कितना है? 8481 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद आपका धौलागिरी है दोस्तों, धौलागिरी का हो जाएगा 8172 मीटर। कितना हो जाएगा? 8172 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद नंगा पर्वत हो जाएगा, नंगा पर्वत का 8126 मीटर हो जाएगा। उसके बाद अन्नपूर्णा है दोस्तों, 8078 मीटर इसका ऊंचाई है। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पर दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। सही कथन यहाँ पर खोजना है हमको। पहला कथन है, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः विटुमिनस प्रकार का होता है। ये भी सही है दोस्तों, विटुमिनस प्रकार का होता है। विटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों गलत। ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा कथन गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कोयले में सल्फर की मात्रा जितना कम होती है उतना बेहतर होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? तो ये कौन सा हो जाएगा लौह इस्पात दोस्तों जो कि कोयला क्षेत्र के समीप में है? ये आपका हो जाएगा दुर्गापुर। कौन सा हो जाएगा? दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है। और यह कहाँ, किस कोयला क्षेत्र की बात कर रहा है दोस्तों? ये रानीगंज कोयला क्षेत्र की बात यहाँ पर हो रहा है। रानीगंज कोयला क्षेत्र और दुर्गापुर ये दोनों कहाँ पर है? आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक रही है? तो वैसे तो आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार का है, लेकिन बिहार ऑप्शन में ही नहीं दिया है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व दोस्तों सबसे ज्यादा है 1106।
कितना है 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। 1 नंबर में बिहार है। बिहार के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का कितना है? पश्चिम बंगाल का आपका हो जाएगा 1028। कितना है जनसंख्या घनत्व? 1028। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1028 जनसंख्या घनत्व के साथ पश्चिम बंगाल 2 नंबर पे है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका 1 नंबर में हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह दोस्तों बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बृहस्पति का पलायन वेग दोस्तों कितना है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना है दोस्तों? 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक साइड आपका स्थानीय पवन दिया गया है और दूसरे साइड इसका जो है क्षेत्र और देश दिया गया है। तो सामूम स्थानीय पवन जो है अरब सागर से संबंधित है क्या? ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपका अरब क्षेत्र नहीं होगा दोस्तों, ईरान के क्षेत्र में प्रवाहित होता है। तो सामूम गर्म प्रकृति का स्थानीय पवन है और ये अरब क्षेत्र नहीं होगा दोस्तों, ईरान होगा। आपका पहला ही जो है गलत हो गया। तो पहला ही गलत हो गया, तो बाकी आपका सब सही होगा। सांता आना कैलिफोर्निया में है, हबूब जो है सूडान में है, बोरा और इटली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? तो मकर रेखा के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? मकर रेखा दोस्तों कुल 10 देशों और 3 महादेशों से होकर गुजरती है। उपयुक्त में अगर हम बात करें तो चिली, मोजाम्बिक और नामीबिया से होकर गुजरती है। चिली, मोजाम्बिक और नामीबिया से होकर मकर वृत्त गुजरती है, लेकिन उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 356 में संबंधित है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य है, कौन सा सही नहीं है, असत्य नहीं है। तो असत्य नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसमें राष्ट्रीय आपात 356 में है। राष्ट्रपति शासन 352 में है, वित्तीय आपात 360 में है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों उल्टा दे दिया गया है। राष्ट्रीय आपात जो है आपका अनुच्छेद 352 से लगता है और राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 से लगता है। ये जस्ट जो आपका उल्टा दे दिया गया है, तो दोनों यहाँ पर असत्य है दोस्तों। क्या है? 1 और 2 असत्य है, लेकिन आपका तीसरा जो है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 से लगता है, 3 सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा असत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों असत्य नहीं है, बाकी 1 और 2 इसमें असत्य है, मतलब गलत है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा जा रहा है। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? राज्यसभा में बात कर रहा है दोस्तों। लोकसभा में तो आपको पता है 1/10 होता है, लेकिन राज्यसभा में पूछा जा रहा है। राज्यसभा में कितना हो जाएगा? कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों, तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245 वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं। कितने हैं? 245। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इसमें कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न में से किसे पहला चेंबर या फिर चर्चित सभा के नाम से जाना जाता था? पहला जो है दोस्तों चेंबर या फिर चर्चित सभा के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा को पहला चेंबर या फिर चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जनता के वोट से सीधे चुने जाते हैं और भारतीय लोकतंत्र में इसका प्रमुख स्थान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया जाता है। अगर इसके अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 324 के सब क्लास 2 में दिया गया है। 324 के सब क्लास 2 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहा है। निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव दोस्तों केवल जो है लोकसभा में लाया जा सकता है। किस में लाया जा सकता है? लोकसभा में केवल लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। ये दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत? ये आपका 174 का सब क्लास 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के दो के तहत विधानसभा को विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? की शपथ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो है ऑलरेडी आपका जो है ऑलरेडी जो है निर्वाचन जब इसका होता है तो वो जो है अपने पद के लिए शपथ ले चुका होता है, तो दोबारा शपथ इसको नहीं दिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर होते हैं? दोस्तों प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 6 माह के अंदर दोस्तों, 6 माह के अंदर बैठक होने अनिवार्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाता है? दोस्तों मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था, ये पूछा जा रहा है। तो किसने तैयार किया था? ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मूल अधिकार की बात करें दोस्तों, मौलिक अधिकार आपको पता होगा। मूल अधिकार आपका भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है दोस्तों, और इसमें टोटल 6 प्रकार के वर्तमान में आपके अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया है, इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 22 में निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? तो ये कौन सी युक्ति हो जाएगी दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका सेल्सियस में मान पूछा जा रहा है दोस्तों। सेल्सियस में मान इसका कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 93.3 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सेल्सियस बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा इसमें भी कर देंगे दोस्तों 9। कितना करेंगे? 9। तो फ़ारेनहाइट के जगह पे हम 200 रखेंगे, उसको माइनस करेंगे। कैलकुलेशन करने का टोटल जो है 93.3 डिग्री सेल्सियस आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में देखिए कह रहा है, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों 10 यूनिट खर्चा होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको दोस्तों निकालने का जो फॉर्मूला है, किलोवाट घंटा में ये कितना होता है? वाट गुना घंटा बाई 1000। कितना करना है दोस्तों? वाट गुना घंटा करना है और 1000 से भाग दे देना है। 1000 से भाग देने के बाद जो है आपका निकल के आ जाएगा कितना? 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। टैकोमीटर दबांतर को मापता है। टैकोमीटर दोस्तों दबांतर को मापता है, यही आपका गलत है। क्या है दोस्तों? पहला ही आपका गलत है। टैकोमीटर एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल किसी मशीन या सॉफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। तो पहला ही आपका गलत है। दूसरा तीसरा सब आपका जो है सही है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है, और एनीमोमीटर विद्युत की चाल को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है दोस्तों? पसीने का उपयोग पूछा जा रहा है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? ताप नियंत्रण करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? शरीर का ताप नियंत्रण रखने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है दोस्तों? ब्लैक बॉक्स का रंग दोस्तों कैसा होता है? ये आपका नारंगी कलर का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स का रंग दोस्तों नारंगी कलर का होता है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है, कौन सा कथन जो है सत्य है? मतलब इसमें से 3 कथन गलत होगा दोस्तों और 1 कथन सही होगा, वही हमको खोजना है। आइए एक बार देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, पहला ही कथन आपका सही है दोस्तों। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है।
सबसे अधिक होता है दोस्तों, कितना होता है इसका वेग? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। तो पहला आपका जो है सही कथन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों? गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे या फिर डिपोजिशन कहेंगे? डिपोजिशन या फिर निक्षेपण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 30 में कहा जा रहा है विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? इस पे क्या होता है आपका? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। विद्युत अपघटन में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है दोस्तों? अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन का योग बनता है, उसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीजन का निष्कासन कहा जाता है ऑक्सीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। तो तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है दोस्तों? परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स ने दोस्तों टोटल 56 तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। कितने दोस्तों तत्वों को किया था? 56 तत्वों को किया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है? समजातीय श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? समजातीय श्रेणी की बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। समजातीय श्रेणी के लिए कौन सा युग्म सही है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CH3OH और C2H5OH। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समजातीय श्रेणी के लिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए CH3OH पता होगा आपको दोस्तों, इसको मिथेनॉल कहा जाता है। मिथेनॉल और C2H5OH को इथेनॉल कहा जाता है। दोनों दोस्तों अल्कोहल समजातीय श्रृंखला से संबंधित है, इसीलिए ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 33 में देखिए क्या कहा जा रहा है। सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। कितना मौजूद होता है? 1 मौजूद होता है। 281 सोडियम का अगर हम दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 281 इसका जो 11 इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आपको पता होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 है परमाणु संख्या। तो इसके लास्ट कक्षा में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन आपका बाहर है, तो यही पूछा जा रहा है। मौजूदा इस पे कितना राइट आंसर हो जाएगा? इसका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है। इसमें मीथेन दोस्तों कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा है और फ्लोरीन है और ग्रेफाइट है। कार्बन का अपरूप की बात करें दोस्तों तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है, जबकि मीथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। कैसा कार्बन है? हाइड्रोकार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? कौन सा पदार्थ जलने के बाद दोस्तों ज्वाला ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? ये हो जाएगा आपका कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। ऑप्शन नंबर बी। कोयला जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि यह धीरे धीरे दहन के साथ जलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 में देखिए ट्रिप्सिन बदलता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। ट्रिप्सिन जो है किस में बदल जाता है? तो ट्रिप्सिन किस में बदल जाता है दोस्तों? प्रोटीन्स में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन्स को प्रोटॉन्स में पेप्टोन्स में बदल देता है। ट्रिप्सिन जो है दोस्तों प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइपेज की बात करें दोस्तों लाइपेज जो है वसा को अम्लीय वसा में बदल देता है, वसीय अम्ल में बदल देता है। सुक्रोज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है, और एमाइलेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एओर्टिक वाल्व जो है दोस्तों, एओर्टिक वाल्व निम्नलिखित में से क्या है? ये पूछा जा रहा है। ये क्या है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा वायुनिलय तथा महाधमनी के बीच का वाल्व है, उसी को एओर्टिक वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों हमारे हृदय में 4 वाल्व है। कितने वाल्व हैं? 4 वाल्व हैं। हृदय की सबसे बाहरी परत दोस्तों इसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय की सबसे भीतरी परत को
एंडोकार्डियम कहा जाता है, हृदय की मध्य परत को मायोकार्डियम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए महावीर चक्र में पुटिका प्रावस्था प्रावस्था कितने दिन में होती है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। महावीर चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका 10 से 12 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। महावीर चक्र में पुटिका प्रावस्था 10 से 12 दिन की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों हिपेटोलॉजी संबंधित है। हिपेटोलॉजी किससे संबंधित है, यकृत के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। किससे संबंधित है, यकृत के अध्ययन से संबंधित है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। तो यह किससे निर्दिष्ट होता है, वास्तविक फल जो है ट्रू फल जिसको कहा जाता है दोस्तों। जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तो उसको दोस्तों ट्रू फल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ट्रू फल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ट्रू फल की बात करें तो ट्रू फल में आपका आम हो जाएगा दोस्तों, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर, कीवी, ये सभी दोस्तों ट्रू फल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न में आगे बढ़ते देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। इसमें दोस्तों आलू जो है मूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आलू मूल इसमें सही सुमेलित नहीं है। अदरक जो है प्रकंद का भाग है, ये सही है। नारियल भ्रूणपोष का है दोस्तों। प्याज जो है मांसल पर्ण हो जाएगा और आलू का मूल नहीं होगा। आलू का दोस्तों तना हो जाएगा, क्या होता है, आलू तना का रूपांतरित रूप होता है। तो ये आपका डी जो है इसमें गलत दिया गया है। आगे देखिए 42 में कहा जा रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। यह दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 तक चलाया गया था। कब से कब तक था, 2012 से 2017 तक था ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए 43 में क्या कहा जा रहा है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 2000 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 44 में कहा जा रहा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है डैश होता है दोस्तों, घटता है कि बढ़ता है कि अस्थिर रहता है, क्या पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंश जो है इसका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी के तृतीय क्षेत्र का दोस्तों विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 45 में कह रहा है दोस्तों भारतीय स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो इसकी औद्योगिक नीति की घोषणा दोस्तों कब की गई थी, 1948 में किया गया था। कब किया गया था, 1948 में 6 अप्रैल को किया गया था। कब किया गया था, 6 अप्रैल को 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, 46 में कह रहा है दोस्तों कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है आवश्यक है। कौन सा कारक आवश्यक है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी। भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी दोस्तों इनमें से सभी कारक जो है आपके आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1982 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1982 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक में एक विशेष वित्तीय संस्था जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। देखिए भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन हो जाएगा दोस्तों, स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव को दोस्तों कब नियुक्त किया गया था, तो 29 नवंबर 2017 को इसको नियुक्त किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 29 नवंबर 2017 को नियुक्त किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। मेघालय के स्थापना दिवस के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 49 में है दोस्तों। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 जनवरी को मनाया जाता है। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों, आपको पता होगा शिलांग है मेघालय की राजधानी। वहां की मुख्य भाषा है गारो, खासी एवं अंग्रेजी।
वहां पे एक पहाड़ भी है दोस्तों। पहाड़ कौन सा है आपका? गारो खासी पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया जो है, ये 3 पहाड़ है वहां पे कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 50 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है दोस्तों? ये हो जाएगा जर्मनी का है। किसका है? जर्मनी का है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कोपा दिया गया है दोस्तों। कोपा दोस्तों पनामा का है। कहाँ का है? पनामा का एयरलाइन है कोपा। इरिबिया का दोस्तों एयरलाइन का बात करें तो स्पेन दोस्तों। कहाँ का है? स्पेन का है इरिबिया। यूएसए का क्या हो जाएगा दोस्तों? यूएसए का हो जाएगा पैन अमेरिकन एवरेज एयरवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 में देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, बिल्कुल पूछा जा सकता है इस बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों किसने जीता है? ये आपका जो है मेडिसन कीज ने जीता है। किसने जीता है? मेडिसन कीज ने जीता है, और यह यूएसए की रहने वाली है। कहाँ की है दोस्तों? यूएसए की है। इसका संबंध यूएसए से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या कहा जा रहा है। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। ये इसका 9वां संस्करण था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, 9वां संस्करण था इसका। इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। उपविजेता ऑस्ट्रेलिया नहीं था दोस्तों, न्यूजीलैंड था। तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं था, न्यूजीलैंड था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बी इसका गलत है। सी देखिए, सर्वाधिक रन सचिन रविंद्रा ने बनाए थे, ये सही है। 10 विकेट मैट हेनरी ने लिए थे, ये भी सही है। लेकिन कौन जीता था दोस्तों? विजयी भारत रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 53 में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित जो डीईए होता है हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है दोस्तों? डीईए हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत विश्व में दोस्तों चौथा देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। इससे पहले अगर बात करें दोस्तों तो रूस, चीन और अमेरिका इससे पहले जो है सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 54 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 54 में कहा जा रहा है दोस्तों, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है दोस्तों? ये आपका भारत हो जाएगा। भारत दुनिया का पहला देश हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, 55 में क्या कहा जा रहा है। 55 में कहा जा रहा है दोस्तों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश किया दोस्तों? दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने के लिए कहा है? तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा दोस्तों? 400। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम दैनिक पारिश्रमिक जो है 400 देने के लिए सिफारिश किया गया है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए 56 में क्या कहा जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो भारत में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। यह दोस्तों 6327 है। कितना है? 6327 है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है। कितना है? लगभग 2397 डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश में है, और बिहार में 2220 डॉल्फिन बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 57 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ टाइगर रिजर्व दोस्तों घोषित किया गया, बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? 58वां जो है किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 58 में देखिए क्या कहा जा रहा है। हाल ही में भारत के किस मंदिर को जो आपका स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा अयोध्या का राम मंदिर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अयोध्या का राम मंदिर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए कहा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ दोस्तों कब किया गया था? ये 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में किया गया था।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो पहले कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों शिशिर सिन्हा। कौन हो जाएंगे? शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है और 29 अगस्त 2024 को जो है नियुक्त किया गया है। कब किया गया है दोस्तों? 29 अगस्त 2024 को। आगे बढ़ते हैं 62 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रितु बहारी। कौन हो जाएगा? रितु बहारी को दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में घोषित किया गया। इसका नियुक्ति कब हुआ था? 4 फरवरी 2024 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 2024 को नियुक्ति हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे 63 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तैयारी की सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों? एआई तैयारी सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किस संस्था के द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा दोस्तों यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 में देखिए कहा जा रहा है कि हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा जा रहा है। एक देश एक धड़कन की शुरुआत किसने किया है दोस्तों? ये आपका किया है संस्कृति मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य देशभक्ति की अमर भावना को जो है दोस्तों श्रद्धांजलि देना व राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करना है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 65 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जो आपका मेरकुसर, क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरकुसर समझौता को विस्तार देने की घोषणा किया है। यह किस देश के साथ होता है यह समझौता? यह आपका हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना। किसके साथ हो जाएगा? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने यह समझौता अमेरिका के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है 180वीं वर्षगांठ। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 180वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2025 में। और यह दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में त्रिनिदाद तथा टोबैगो की यात्रा किया था, उसी समय जो है यह मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। देखिए 67 में कहा जा रहा है, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? यह राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। कब हो जाएगा दोस्तों? 3 जनवरी। तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को मनाने की घोषणा किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है दोस्तों? तो किस पांडुलिपियों को जीवित किया है, यह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा दोस्तों ये द्रव्य रत्न कटिरंधु, और क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा द्रव्य नामाकर्णी रंधु। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 69 में क्या कहा जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की थी दोस्तों। यह किस कला की बनी हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री को मोदी द्वारा एक गिफ्ट दिया गया था, पीतल का नाव। यह नाव दोस्तों किस कला के द्वारा बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ढोकरा कला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, ढोकरा कला के द्वारा यह बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ये दोस्तों किस वर्ष तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2030 तक बिहार ने 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है।
आगे देखते हैं 71 में कह रहा है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। जल जीवन हरियाली दिवस मंगलवार को मनाई गई है, प्रत्येक माह के मंगलवार को मनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाने की घोषणा किया गया है। यह दोस्तों कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था। जल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए यह योजना दोस्तों शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। देखिए क्या कह रहा है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। ये आपके यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द को यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी निश्चित अर्थ का बोध करने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि आपका हो जाएगा पुस्तक जोड़ालय, पुस्तकालय, ये आपका यौगिक बन गया एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 में देखिए कह रहा है, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। अंशुमाला समास का दोस्तों विग्रह सहित भेद पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अंशु है माला, अंशु है माला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंशु है माला जिसकी सूर्य इसमें बहुब्रीहि है दोस्तों। क्या है? सूर्य बहुब्रीहि सूर्य है इसमें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 74 में देखिए, डैश बदलते रहना, डैश बदलते रहना। तो क्या बदलते रहना इसमें ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये आपको हो जाएगा करवटे बदलते रहना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, करवटे बदलते रहना। इसको जो है इस वाक्य को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं 75 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है इसको। ही सेड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। तो इसका दोस्तों इनडायरेक्ट में हमको चेंज करना है। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू हिम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 76 में। देखिए कहा जा रहा है, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दबे पांव चलना, दबे पांव चलना का दोस्तों वॉक ऑन द टिप टोज। क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉक ऑन द टिप टोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वॉक ऑन द टिप टोज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दबे पांव चलना। 77 में क्या कहा जा रहा है, चूज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दोस्तों इसको चेंज करना है, somebody must have taken my book। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे दोस्तों, somebody must have taken my book। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, somebody must have been sorry somebody my book must have been taken by somebody। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए 78 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसमें सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में राजा का नाम दिया गया है, सूची 2 में राज्य का नाम दिया गया है। प्रद्योत दोस्तों कहाँ के राजा थे? प्रद्योत आपके अवंती के राजा थे। उदयन कहाँ के राजा थे? उदयन जो है उदयन वत्स के राजा थे। कहाँ के राजा थे? वत्स के। प्रसेनजीत आपका कौशल के राजा थे और अजात शत्रु जो है मगध के राजा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 3 2 4 1। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही कूट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमको चुनना है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों कि झंझावत के देवता थे, झंझावत के देवता थे, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। और क्या है? वर्षा के देवता थे। तो 1 और 4 दोस्तों सही है, बाकी जो है आपका पापियों को दंड देते थे, पापियों को दंड देते थे, ये गलत है। नैतिक व्यवस्था से संरक्षक थे, ये भी गलत है। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए मोडी लिपि का प्रयोग किसके किनके लेखों में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? ये दोस्तों मराठों के लेखों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मराठों के लेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग आपको पता होगा 1150 ईस्वी से ही शुरू कर दिया गया था। कब से शुरू कर दिया गया था? 1150 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा जा रहा है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण संघर्ष किया था और अपना बलिदान दिया था दोस्तों? तो ये कौन था, ये पूछा जा रहा है। फाजिल मोहम्मद खान। कौन हो जाएगा दोस्तों? फाजिल मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर का समर्थन किया था और जो है दोस्तों युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी, बलिदान हो गया था। आगे बढ़ते हैं 82 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य जो है आपका धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका लहराई थी? इसने दोस्तों
ब्रिटिश से पताका लहराई थी, यह आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल दोस्तों अगर हम देखें तो 1798 से 1805, 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो आपका सही है। तो सही कथन को हमको खोजना है दोस्तों। पहला कथन है मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में पोलीपुर में हराया था। क्या दोस्तों, तो पोलीपुर में हराया था, आपका बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए हैदर अली की मृत्यु 1783 ईस्वी में हुई थी, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा आपका गलत है। हैदर अली की मृत्यु दोस्तों 1700 कब हुई थी? हैदर अली की मृत्यु 1761 में हुई थी। सॉरी दोस्तों, 1782 नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1783 नहीं होगा, 1782 हो जाएगा। द्वितीय जो आपका आंग्ल मैसूर होता है इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी हैदर अली की, तो तीसरा यहाँ पर गलत है। चौथा क्या कह रहा है इसमें कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के विषय में के समय दोस्तों ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसमें ये दोस्तों घायल हो गए थे और बाद में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसमें राइट आंसर पूछा जा रहा है 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 84 में, देखिए क्या कहा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? दोस्तों समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, किस अधिवेशन में बताया, ये पूछा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों बताया था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? ये आपका 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन, इसमें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। आगे बढ़ते हैं 85 में, देखिए कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों की पार्टी को छोड़कर दोस्तों निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये कौन सी पार्टी हो जाएगी दोस्तों? इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी। ये दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में अलग होकर जो है कांग्रेस से इन्होंने स्थापना किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की। आगे बढ़ते हैं 86 में, देखिए निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? दोस्तों प्रार्थना समाज की मांग निम्न में से क्या थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये सभी थी। कौन सी थी दोस्तों? अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा, इन सभी दोस्तों विषयों की मांग की थी प्रार्थना समाज ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने बंबई में 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में बंबई में इसकी स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 87 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य दोस्तों तो नहीं है? त्रिदेशीय संधि में इटली त्रिदेशीय संधि का दोस्तों सदस्य नहीं है, तो इसमें इटली जो गलत हो जाएगा। इंग्लैंड, रूस और फ्रांस कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इंग्लैंड, रूस और फ्रांस जो है दोस्तों त्रिगुट की आपका जो है देश है। 1882 ईस्वी में यह बना था। कब बना था यह संधि? 1882 ईस्वी में यह संधि बना था। आगे देखिए कहा जा रहा है गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। ये इंग्लैंड में हुआ था। 1455 से 1485 के बीच में दोस्तों गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में 1455 से 85 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना दोस्तों अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। आपको पता होगा बोस्टन टी पार्टी घटना अमेरिका में हुआ था। और यह कब हुआ था दोस्तों? ये कब हुआ था? ये 1773 में हुआ था। कब हुआ था? 1773 में हुआ था। 1773 में। ऑप्शन नंबर डी इसमें अमेरिकी क्रांति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में जो है सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। सूची 1 में खनिज दिया गया है और सूची 2 में जो आपका संबंधित जिले दिए गए हैं। पायराइट दोस्तों भारत के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पायराइट दोस्तों आपका रोहतास हो जाएगा। तो इसका तो पहला ही हो गया। यूरेनियम कहाँ पर होता है दोस्तों? यूरेनियम गया नवादा में होता है। तो गया इसमें हो जाएगा यूरेनियम का गया। गैलेना कहाँ पर होता है दोस्तों? बांका में होता है। तो बांका इसका हो जाएगा। और एस्बेस्टस का क्या हो जाएगा? मुंगेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, डी, सी।
एबीडीसी किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एबीडीसी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 91 में देखिए क्या कहा जा रहा है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई थी। 12 जून 1857, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 जून 1857 को देवघर में 32वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर नॉर्मन लेस्ली, किसके द्वारा? नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी और जो है यहाँ पर शुरुआत किया गया था 1857 की क्रांति का 12 जून 1857 को। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहा जा रहा है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था दोस्तों। तो उस जो है क्रांतिकारी का नाम क्या हो जाएगा? उस क्रांतिकारी का नाम हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। कौन हो जाएगा दोस्तों? फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, जोगेंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्रनाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था दोस्तों। और यह फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों कि 45 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक शिक्षक और सम्मिलित करने पर, और इसमें दोस्तों औसत आयु जो है 6 महीने बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी? शिक्षक की आयु आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। शिक्षक की आयु 600 कितना हो जाएगा दोस्तों? 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 37 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 वर्ष। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 94 में देखिए क्या कहा जा रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? इसको सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 565। कितना हो जाएगा दोस्तों? 565, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं आगे, आगे भी आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 189.46, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण जो है 120 डिग्री है, उसके सतह को मोड़कर एक शंकु बनाया गया है, तो बने शंकु का आयतन कितना होगा? आयतन पूछा जा रहा है दोस्तों, आयतन आप लोग निकाल लीजिएगा, 189.46 हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए क्या कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, तो सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? ए डी से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10%। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 97 में देखिए क्या कहा जा रहा है। तीसरे साझेदारों ने एक व्यवस्था में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीनों के लिए निवेश की, तो उनकी पूंजी का अनुपात दोस्तों पूछा जा रहा है। पूंजी का अनुपात जो है पूंजी का अनुपात आप लोग निकालिएगा। पूंजी का अनुपात निकालने के बाद जो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 81:48:22। कितना हो जाएगा? निवेश का अनुपात निकालने के लिए दोस्तों लाभ का अनुपात बटा करेंगे समय का अनुपात, तो आपका निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिधि पूछा जा रहा है दोस्तों, सेंटीमीटर में कितना होगा? उसका परिधि दोस्तों सेंटीमीटर में 22 हो जाएगा। आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर से निकलता है, तो पाई आर स्क्वायर आर का मान यहाँ पर दिया ही गया है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, 99 नंबर में निम्नलिखित शब्दों में से विषम को छांटना है दोस्तों। विषम को क्या करना है? छांटना है। पहला आपका देख सकते हैं परमाणु का इलेक्ट्रॉन दिया गया है। परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो कि सही है दोस्तों, सही है। मोटरसाइकिल का क्या है? गियर्स है, मोटरसाइकिल का गियर्स भी सही है। दही का दूध है, दही का दूध दोस्तों इसमें से जो है इसको नहीं होगा, दही का दूध नहीं होगा, दही का दूध उत्पादन नहीं होता है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, दही से दूध नहीं बनता है, कमरा से घर बनता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी जो है इसमें छांट दिए हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि P को प्रतिशत का सूचक माना जाता है और Q को गुना का, R को प्लस का तथा S को माइनस का, तो जो है 18Q 12P 4R 5S 6 किसके बराबर होगा दोस्तों? इसको जो मान बैठाने के बाद आपका जो निकल कर राइट आंसर आएगा 53। कितना आएगा? 53, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 53 आएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा सेट जो है ज्ञान बिंदु बिहार द्वारका का जो प्रैक्टिस सेट है, इसका दूसरा सेट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा तो प्लीज आप लोग जाकर देखिए, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।
आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।